Hello dear students, welcome to ES Digital. In this video, we will discuss about the question related to strength of material. This question contains the concepts which will help you to achieve the success for which you are struggling very hard. These videos which contains a series of questions will make your journey of preparation a bit comfortable and more easy. So इस particular question में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट्स रिलेट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से. सो जो कॉन्सेप्ट हम यहां पर डिस्कस करेंगे उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको गेट, EAC and various PSUs like ISRO, DARC, NPCIL, WISEC, CIL etc. इनमें मिलने वाले. सो इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को समझिए और अपनी जर्नी ऑफ प्रिपरेशन को स्मार्टली लेके जाते हुए सक्सेस को स्मार्टली अचीव कीजिए. ओके, सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन इज दैट ए स्टील रोड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2000 mm square and two copper rods each of cross sectional area of 1000 mm square together support a load of 500 kilonewton as shown below. Find the stresses in the rods. Take E of steel 2 into 10 to the power 5 and E of copper 1.2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. क्वेश्चन में आपको फिगर दिया हुआ है कि एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेट है. ओके, और यहाँ पर पर्टिकुलर अगर हम बात करें यहाँ पर तो कॉपर बार यहाँ पर ऐसे लगी हुई है, एक कॉपर बार यहाँ पर लगी हुई है, एक कॉपर बार यहाँ पर लगी हुई है. ओके, एंड एक स्टील बार है जो कि यहाँ बीच में यहाँ पर लगी हुई है, ये स्टील बार. ओके, फाउंडेशंस दी हुई है यहाँ पर. फाउंडेशंस को मैं मान लीजिए ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ. फाउंडेशंस यहाँ पर ऐसे दी हुई है. ओके, सो साथ में यहाँ पर फोर्स लगा हुआ है 500 किलोन्यूटन का. 500 किलोन्यूटन का फोर्स लगा हुआ है. ये हमारे पास कॉपर बार है, ये कॉपर बार है, ये स्टील बार है. ठीक है, ये हमारे पास फाउंडेशन है. ठीक है, साथ में ये जो हमारे पास एक है इसे मैं बोल रहा हूँ हॉरिजॉन्टल प्लेट. ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये बताना है, हमें पर्टिकुलर ये बताना है कि कॉपर में कितनी सिग्मा प्रोड्यूस होगी, और स्टील में कितनी सिग्मा प्रोड्यूस होगी. ठीक है, हमें यहाँ पर ये बताना है. ठीक, तो इसको समझने से पहले, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझिए. ठीक है, कॉन्सेप्ट में सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का. पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा याद रखिएगा, इसके लिए की पॉइंट है सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट. ओके, और जबकि अगर मैं बात करता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो उसमें होता है एंड टू एंड कॉन्टैक्ट. ओके, ये कुछ की पॉइंट है. अब जैसे कि इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर अगर कॉपर को देखेंगे और स्टील को देखेंगे तो क्या ये कॉपर एंड स्टील ऐसे एंड से एंड कनेक्टेड है? नहीं ना. फिर कॉपर से, फिर स्टील से कॉपर एंड टू एंड कनेक्टेड है क्या? नहीं ना. अगर ये कॉम्बिनेशन इस तरह का होता और मान लीजिए एक साइड से फिक्स होता और यहाँ पर मान लीजिए फोर्स लग रहा होता, तो इसे हम क्या बोलते थे? सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है, हमने इस तरह के क्वेश्चन को सीरीज ऑफ क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, तो इस चीज को आप देखिएगा. ठीक है, सेकेंडली अब यहाँ पर आपको दिख रहा है सरफेस टू सरफेस कॉम्बिनेशन होने के लिए बेसिकली आपके पास कुछ इस तरह का होना चाहिए. क्या देखिएगा,
कुछ इस तरह का होना चाहिए कि यहाँ पर आपको ऐसा दिखना चाहिए कि हाँ यहाँ पर सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट बन रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ। ये मेरा 2D फिगर है, अगर मैं इसे 3D में दिखाता हूँ तो यहाँ पर कुछ ऐसे दिखेगा आपको कि यहाँ पर बेसिकली ये एक होलो बार है, ये एक होलो बार है, और इस होलो बार में मैंने क्या किया हुआ है, इस होलो बार में मैंने क्या किया हुआ है, एक सॉलिड बार जो कि मान लीजिए ब्लू कलर की है, वो मैंने इसमें फंसाई हुई है। तो सोचिए जरा इसे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक ये अब टोटल सॉलिड कॉम्बिनेशन बन गया, बट सॉलिड कॉम्बिनेशन में एक पर्टिकुलर ये है और दूसरा पर्टिकुलर ये है, तो दो यहाँ पर भी लिखेंगे कि दो यहाँ पर हो गया, दो यहाँ पर हो गया, क्योंकि जब इसका क्रॉस सेक्शन आप एक प्लेन काटेंगे, एक वर्टिकल प्लेन काटेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा और वन यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट हो रहा है। मान लीजिए ये मार्कर है और मार्कर से मान लीजिए मैं हाथ से उसे पूरा कवर कर लेता हूँ, तो ये सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट है, ये एंड टू एंड कॉन्टैक्ट नहीं है। तो इसी कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। बट फिर इस फिगर में क्या, इस फिगर में क्या, इसमें तो सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट नहीं दिख रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको जो मेन थिंग है उसे समझना है। क्या, मैं अब यहाँ से आपको इस चीज से थोड़ा सा हटा के मैं इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ। देखिएगा, मान लीजिए आपके पास दो चीजें हैं, एक कॉपर है एक स्टील है, बस, ठीक है। अगर मैं इसको 3D में देखता हूँ तो 3D में कुछ ऐसा दिखता है। अगर मैं इसे 3D में देखता हूँ तो 3D में कुछ ऐसा दिखता है, ये कॉपर है ऊपर वाला और नीचे वाला स्टील है, ठीक है, और पीछे से मान लीजिए फिक्स है ऐसे, ठीक है। तो ये कॉपर हो गया, ये स्टील हो गया, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है या नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से यहाँ पर एकदम अटैच है। चाहे ग्लू से करो, कैसे भी करो, अपने माइंड में इन दोनों को एकदम अटैच रखोगे, ठीक है। अगर ये यहाँ पर अटैच है तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हुआ ना सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, हुआ ना सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट, दिख रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर कॉपर ये है और स्टील ये है, ठीक है, स्टील ये है। अब जरा इसे 3D में सोचो, 3D में सोचो कैसा दिखेगा ये, 3D में सोचो कैसा दिखेगा। ये हुआ कॉपर और यहाँ पर ये जा रहा है स्टील, ये जा रहा है स्टील, ठीक है। अब सोचो जरा, इन दोनों में आ गया ना गैप, ये यहाँ पर मान लीजिए फिक्स है, ठीक है, ये यहाँ पर फिक्स है ऐसे, ठीक है, आ गया ना गैप। अब ये जो गैप है इसे आप कभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं बोलोगे, इसे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं बोलेंगे। ये क्या है, ये इंडिविजुअल हमारी स्टडी हो रही है। ये एक अलग पार्ट हो गया, ये एक अलग पार्ट हो गया, इंडिविजुअल स्टडी है, एक दूसरे पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहे। फिक्स सपोर्ट को यहाँ से आप हटा दो, देख रहे हो ना, इंडिविजुअल स्टडी हो जाएगी अब, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, इस कंडीशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा इस तरह से। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पर एक एक एक्चुअल प्लेट लगा दीजिए, एक एक्चुअल प्लेट लगा दीजिए यहाँ पर, इन दोनों को फिक्स करते हुए एक एक्चुअल प्लेट लगा दी, तो यहाँ पर 3D में भी एक्चुअल प्लेट लगेगी, ठीक है। ये मेरे पास वो एक्चुअल प्लेट आ गई जो मैंने यहाँ पर माउंट की, ठीक है, ये दिख रही है आपको एक्चुअल प्लेट जो मैंने माउंट की। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हमने यहाँ से और यहाँ से कनेक्ट कर दिया। तो अब जो कॉम्बिनेशन बना है ना, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले वाले कॉम्बिनेशन को जब तक ये हॉरिजॉन्टल प्लेट नहीं थी तब तक हम पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं बोलेंगे, बट जब ये वर्टिकल प्लेट हमने लगा दी, इन दोनों को अटैच कर दिया, तो अब जो इनका सेंस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ चलेगा, ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ अजम्पशन होते हैं, उनको देखेंगे। ये तो हमने आप समझा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं, तो अब इस चीज को भी आप क्या बोलेंगे, सीधा पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिख रहा है ना, दो चीजें हैं, एक प्लेट ये हो गई, एक फिक्स वाली चीज हो गई, ठीक है। तो दोनों से प्लेट से ये वाली चीजें क्या है, एक तरह से सरफेस टू सरफेस का सेंस दे रही है। एक तरह से क्या हो रहा है कि ये जो चीजें हैं ये हमारी इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के रेस्पेक्ट में क्या कर रही हैं, जो हमारी कैलकुलेशन आएगी वो इस हॉरिजॉन्टल प्लेट के रेफरेंस में आएगी। अब जो अजम्पशन होते हैं उसको देखिएगा। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, कि इसमें साफ दिख रहा है हमें सरफेस टू सरफेस कॉम्बिनेशन हो रहा है। बट जब इस पर हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई देखिएगा, कभी भी आप इस पर फोर्स ऐसे अप्लाई नहीं करोगे अपने माइंड में कि पी फोर्स मैंने इस स्टील पर लगा दिया और स्टील यहाँ पर आगे की तरफ जाने लगा, टू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। मान लीजिए स्टील वार है और ये कॉपर वार है, तो कॉपर वार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, स्टील वार क्या हो रही है, आगे की तरफ जाने लग गई ना। ऐसा इमेजिन नहीं करना है आपको। आपको इमेजिन क्या करने के चलना है कि यहाँ पर एक इमेजिनरी एक वर्टिकल प्लेट है, इमेजिनरी एक वर्टिकल प्लेट है, और वो पर्टिकुलर प्लेट आप अजम्पशन लिखेंगे, वो पर्टिकुलर प्लेट। अजम्पशन क्या होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के? फर्स्ट अजम्पशन है कि जो हमारा प्लेन बिफोर लोडिंग प्लेन है, वही सेम प्लेन आफ्टर
प्लेन रहेगा आफ्टर लोडिंग, आफ्टर लोडिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने उस प्लेन को क्या कर दिया, डिस्टोर्ट कर दिया, कि आपने जो प्लेन सोचा था ये वाला प्लेन, जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेट आपने मानी थी, अगर ये डिफॉर्मेशन के बाद हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल प्लेट ऐसी ना रहे और ये वर्टिकल प्लेट कुछ ऐसी हो जाए, समझिएगा ये ऐसी हो जाए वर्टिकल प्लेट, है ना, समझ रहे हैं ना, वो जो प्लेट है उसकी जो शेप है वो ऐसी हो जाए, ठीक है। तो क्या यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है, क्या यहाँ पर स्टील जो है वो ज्यादा डिफॉर्म हो जाए और कॉपर ज्यादा डिफॉर्म ना हो। अगर मैं यहाँ पर एक फिगर और बनाता हूँ इसका डिफॉर्मेशन का, तो जो मैंने फोर्स लगाई है उसको आप 2D में देखिएगा कि ये इनिशियल पोजीशन थी इसकी, ये इनिशियल पोजीशन थी स्टील एंड कॉपर की, इनिशियल पोजीशन यहाँ तक थी, डिफॉर्म होने के बाद पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ पर हमने इमेजिनरी क्या माना हुआ है, एक वर्टिकल प्लेट, हमने इमेजिनरी क्या माना हुआ है, एक वर्टिकल प्लेट, उस पर हमने फोर्स लगाया, उस पर हमने फोर्स लगाया P। तो ये जो फोर्स है, अभी फोर्स के बारे में बात करेंगे, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बट अभी इस P के हिसाब से क्या होगा, जो ये डिफॉर्मेशन आएगा, ये जो डिफॉर्मेशन आने वाला है, ये जो डिफॉर्मेशन आने वाला है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये जो डिफॉर्मेशन आने वाला है ये बिल्कुल आपका इस तरह का रहने वाला है, जरा सी भी इसमें बबलिंग नहीं होगी, जरा सी भी इसमें डिस्टोर्शन ऐसा नहीं होगा कि आपने इस प्लेट को कैसा सोच लिया कि ये चीज ऐसे डिस्टोर्ट हो रही है, ठीक है, ये चीज ऐसे डिस्टोर्ट हो रही है, ठीक है, ऐसे डिस्टोर्ट आप नहीं मानेंगे, इसे हमेशा कैसा डिस्टोर्शन मानेंगे आप, इसे हमेशा कैसा डिस्टोर्शन मानेंगे आप, इसे हमेशा जो आपने डिफ्लेक्ट किया, ये डिफॉर्म हुआ, वो हमेशा ये जो प्लेट है, ये जो आपने इमेजिनरी प्लेट मानी थी, ये हमेशा उसी शेप में रहेगी जिस शेप में आपने ली थी, ठीक है। जरा सा भी इसमें डिफॉर्मेशन उस तरह का नहीं होगा कि पता लगा कॉपर तो आगे पहुंच गया स्टील पीछे रह गया ना, दोनों का जो डिफॉर्मेशन है वो सेम रहेगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट अजम्पशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट अजम्पशन है, और यहीं से हमारे पास एक कंक्लूजन निकलता है। हमेशा याद रखिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये एक अजम्पशन है, और हमेशा हमेशा यहाँ पर जो डेल्टा ऑफ स्टील है या डेल्टा ऑफ 2 है और डेल्टा ऑफ 1 है, यहाँ पर भी डेल्टा ऑफ 2 सेम होगा, तो डेल्टा ऑफ 1 इक्वल टू रहता है डेल्टा ऑफ 2। ये हमारा इस अजम्पशन से आउटकम निकलता है, और इसी की हेल्प से हम फोर्सेस या स्ट्रेसेस वगैरह को फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक है। तो डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2। अब दूसरा अजम्पशन क्या है, ध्यान से समझिएगा, दूसरा अजम्पशन क्या है, दूसरा अजम्पशन देखिएगा, दूसरा अजम्पशन देखिएगा यहाँ पर कि बेसिकली जब हम बात करते हैं कि ये जो आपके पास फोर्स है, जैसे कि यहाँ पर P फोर्स लगाया, तो इस P फोर्स के जो पार्ट होंगे वो किस तरह से, जो चीज आपको पकड़ती है, बेसिकली यहाँ पर कॉपर एंड स्टील बार से ये रिलेट कर रहा है फोर्स, तो फोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे कॉपर में भी और स्टील में भी। अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात यहाँ पर करता हूँ कि ये आपके पास फोर्स, यहाँ पर आपने एक P फोर्स लगाया, तो वो कॉपर और स्टील दोनों में जाएगा। अगर इसमें आप P फोर्स लगाते हैं तो कॉपर स्टील दोनों में जाएगा। जैसे कि आप एक छोटा सा एग्जांपल सोचिएगा कि मान लीजिए कि दीवार है और दीवार पर आप लटके हुए हैं, ठीक है, दीवार पर लटके हुए हैं, बट दीवार पर ऊपर की तरफ आपके दो फ्रेंड बैठे हुए हैं, ठीक है, एक थोड़ा हैवी फ्रेंड है, एक थोड़ा सा स्लिम फ्रेंड है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आप गिरने की कंडीशन में पहुंच गए कि आपसे हाथ दीवार से छूट रहे हैं और आप नीचे की तरफ गिरते जा रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आप एक हाथ से अपने एक फ्रेंड को पकड़ते हो, दूसरे हाथ से दूसरे फ्रेंड को पकड़ते हो। तो जब आप दोनों हाथों से अपने फ्रेंड्स को पकड़ते हो, तो अब जरा सोचिएगा कि आपका जो टोटल वेट है, जो आपका टोटल वेट है, ठीक है, जो आपका टोटल वेट है, वो जब आपके दो फ्रेंड हैं जिनकी कैपेसिटी अलग अलग है, एक कॉपर है जिसकी कैपेसिटी अलग है, स्टील है इसकी कैपेसिटी अलग है, तो इन दोनों जो कैपेसिटी है इन दोनों की अलग अलग है, तो उसके हिसाब से जो आपका जो हैवी फ्रेंड है वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, क्योंकि अगर वो ज्यादा फोर्स नहीं लगाएगा तो जो स्लिम फ्रेंड है वो तो स्लिप होकर नीचे आ जाएगा, वो आपसे पहले गिरेगा, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना आप कि यहाँ पर जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी उसमें फोर्स का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो इसे मैंने P कॉपर लिखा, इसे मैंने P स्टील लिखा, या फिर इसे मैंने P1 लिखा, इसे मैंने P2 लिखा। ऐसा ही अगर मैं इसमें देखता हूं तो इसमें क्या होगा कि 2 में एक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा होगा जिसे मैं P2 लिख रहा हूं, इसमें P1 होगा, इसमें P2 होगा, ठीक है। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आई। दूसरी चीज क्या है कि दूसरा अजम्पशन हमारा यह है कि जो हमारे पास टोटल फोर्स होती है वो जितने भी अब आप हमारे पास कॉम्बिनेशन है वो उतने में टूट जाती है। तो यहाँ 2P2 मत कर दीजिएगा भाई, ये तो एक पर्टिकुलर बार है ना, पूरी एक बार है, होलो बार, ठीक है। तो उसकी तो एक पर्टिकुलर फोर्स लगेगी ना, चाहे वो यहाँ पूछो चाहे वो यहाँ पूछो, तो P2 तो सेम है। ऐसे ही यहाँ पर, हाँ, अगर ऐसे मैं कह दूं कि ये जो आपके पास दो हैं उसके साथ एक और मैं कंबाइन कर दूं, 3 कर दूं यहाँ पर, तो जब मैं 3 करता हूं, कॉपर स्टील एल्यूमिनियम ले लो, ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या होगा P1 प्लस P2 प्लस P3। बट यहाँ पर जो इन फिगर है, फिगर्स के अनुसार क्या हो जाएगा, P इक्वल टू P1 प्लस P2। दूसरा अजम्पशन हमारा ये होता है, ठीक है, कि वो हमारा फोर्स टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इनमें, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। अब ये जो फोर्सेस हैं
ये जो फोर्सेस हैं ये किस तरह का काम कर रही हैं, ये नॉर्मल फोर्स की तरह काम कर रही हैं हर एक बॉडी पर, नॉर्मल फोर्स की तरह काम कर रही हैं हर एक बॉडी पर। तो ध्यान दीजिए कि ये फोर्सेस कैसा काम कर रही हैं, नॉर्मल फोर्सेस की तरह काम कर रही हैं। अगर ये सारी की सारी फोर्सेस नॉर्मल फोर्सेस की तरह काम कर रही हैं पर्टिकुलर बॉडी में, तो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, जो स्ट्रेस होती है सिग्मा नॉर्मल, वो क्या होती है, फोर्स जो हमारे नॉर्मल फोर्स लगा हुआ है डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ दैट प्लेन। ठीक है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि सिग्मा की वैल्यू कैसे निकल के आती है। तो सिग्मा एन इक्वल टू पी अपॉन ए, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब एक बॉडी होती है उस पर अगर ये फोर्स लग रहा है, इस प्लेन के नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो इस प्लेन का एरिया और ये जो फोर्स है इनका अगर डिवीजन लेंगे तो वो हमारा स्ट्रेस कहलाता है, जिसे हम पर्टिकुलर सिग्मा एन बोलते हैं या फिर एवरेज बोल देते हैं साथ में, सिग्मा एन एवरेज। जबकि एक्चुअल में सिग्मा की डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू जीरो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा ए, ये होती है एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। बट यहाँ पर क्योंकि ये नॉर्मल वाला पार्ट है तो इसी का एक पार्ट हुआ करता है नॉर्मल में, उसकी वैल्यू आती है सिग्मा एन एवरेज इक्वल टू पी बाई ए। ठीक है, अगर वो पैरेलल होता तब क्या बोलते थे उसे हम, टाउ, टाउ इक्वल टू पी अपॉन ए, जहाँ की पी होता है पैरेलल फोर्स टू दैट प्लेन। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स है टू दैट प्लेन। ठीक, तो यहाँ से हम, अगर हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है सिग्मा, तो सिग्मा से रिलेटेड चीजें निकाल सकते हैं। तो P क्या हो जाएगा, P इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, तो यहाँ से टोटल फोर्स तो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, P बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 इंटू ए वन प्लस सिग्मा 2 इंटू ए टू। ये तो हो गया एक रिलेशन सिग्मा में। ठीक है, अगर सिग्मा पूछा है, अगर फोर्स पूछा है तो सीधा ये वाला रिलेशन लेके चलेंगे। और डेल्टा 1 क्या होती है, डेल्टा 1 नॉर्मल फोर्स है, तो नॉर्मल के हिसाब से डेल्टा क्या होती है, आपको याद होगा PL अपॉन ए, आपको याद होगा PL अपॉन ए। कहाँ से आता है ये आता है हुक्स लॉ से, सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया, P अपॉन ए बराबर E इंटू एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा अपॉन एल, तो डेल्टा वैल्यू क्या हो जाएगी, PL अपॉन ए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि दो अलग अलग हमारे पास मटेरियल है, दो अलग अलग हमारे पास जो हमारे पास बॉडी है वो दो अलग अलग हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, डेल वन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, डेल वन को हम क्या लिख सकते हैं, P1 L1 अपॉन A1 E1 इक्वल टू P2 L2 अपॉन A2 E2। अगर अब ध्यान दीजिएगा, अगर अब आपसे क्वेश्चन में फोर्सेस पूछी हुई है कि इन बॉडीज में फोर्सेस कितनी है, तो आप रिलेशन क्या लेके चलेंगे, P इक्वल टू P1 प्लस P2 एंड P1 L1 अपॉन A1 इक्वल टू P2 L2 अपॉन A2 E2। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आप लेके चलेंगे क्योंकि इसमें P है अननोन। बट अगर आपसे सिग्मा पूछी है तो रिलेशन कौन सा लेके चलेंगे, ये वाला, और साथ में इसमें क्या हो जाएगा, P1 अपॉन A1 को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 1 L1 अपॉन E1 इक्वल टू, यहाँ पर P2 अपॉन A2 को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 2 L2 अपॉन E2। ठीक है, तो यहां से अगर सिग्मा पूछी है तो आप ये दो रिलेशन लेके चलेंगे, अगर P पूछा है तो ये दो रिलेशन लेके चलेंगे। क्लियर है, यहाँ पर हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन को अच्छे से समझा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या होता है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन, सीरीज ऑफ क्वेश्चन, जितने भी हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इन वीडियोज में, ठीक है, रेस्पेक्टिव वीडियोज में, तो आपको वहां पर जो कॉम्बिनेशन, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने इसकी बारीकियों को समझ लिया है तो क्वेश्चन अब किसी तरह का भी होगा आप उसे हैंडल इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इसे रफ कर रहा हूँ, अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारी यही अप्रोच होती है कि जिससे कि हम कॉन्सेप्ट भी समझ सकें, ठीक है, एक ही वीडियो में, और साथ में हम उन क्वेश्चंस को टैकल भी कर सकें। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं इनसे आपको डायरेक्टली ईएससीज में क्वेश्चन आराम से मिल सकता है, इनसे आपको ईएससी में क्वेश्चन आराम से मिल सकता है, वेरियस पीएसयूज में आपको क्वेश्चन आराम से मिल सकता है। ठीक है, ये जितने मैंने आपको स्टेटमेंट्स वाइज क्वेश्चन बताए, ये कॉन्सेप्ट बताए हैं। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमें गिवन है, अगर हम देखते हैं हमें गिवन है, हमें बेसिकली गिवन है, देखिएगा हमें यहाँ पर गिवन है जो हमारे पास एरिया ऑफ कॉपर स्टील दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है, उसकी वैल्यू है 2000 mm स्क्वायर, 2000 mm स्क्वायर। एक कॉपर की वैल्यू गिवन है, एक कॉपर की वैल्यू गिवन है 1000 mm स्क्वायर, 1000 mm स्क्वायर, ये ईच गिवन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टोटल कॉपर, क्योंकि दो बार है ना कॉपर की, तो यहाँ पर ये ईच गिवन है, एक कॉपर आपको 1000 mm स्क्वायर ईच गिवन है। ठीक है, साथ में आपको ई स्टील गिवन है, ई स्टील गिवन है 2 × 10⁵। ठीक है, और आपको ई कॉपर गिवन है, ई कॉपर गिवन है 1.2 × 10⁵। ओके, देन अगेन आपको फोर्स गिवन है, फोर्स यहाँ पर 5000 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर
कॉपर की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये फोर्स हमारे पास इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है 500 किलो न्यूटन का, तो वो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, वो यहाँ पर बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होगा। एक कॉपर अलग है, ये कोई कॉपर ऐसा नहीं है जो मैं 3D में बता रहा हूँ कि ये कॉपर ऐसे घूमता हुआ ऐसे आ रहा है ना, ये अलग कॉपर है, ये अलग कॉपर है। तो इस पर बट क्योंकि डायमेंशन सेम, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दोनों का बिल्कुल साइज सेम है, डायमेंशन सेम है, और हाँ साथ में ये और गिवन है आपको, ये और गिवन है आपको 300 mm यहाँ तक की डिस्टेंस और 100 mm यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, 300 mm यहाँ तक की और 100 mm यहाँ तक की। तो आप देखिएगा कि इस पर एक फोर्स लगेगा, बट वो जो फोर्स यहाँ पर कॉपर अपने आप में झेलेगा, ठीक है, वो फोर्स क्या होगा, पी कॉपर, तो वही फोर्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम होगी इस वाले में भी, क्योंकि दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, दोनों का मटेरियल आइडेंटिकल है, दोनों का एरिया आइडेंटिकल है, सब कुछ आइडेंटिकल है, तो फोर्स भी इसमें जो प्रोड्यूस होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, बट फोर्सेस ये अलग अलग है, ये ऐसा नहीं है कि होलो बार है ऐसे, ठीक है, ये अलग अलग फोर्स है, ये इसके लिए, ये इसके लिए, बट वैल्यू सेम होंगी, ये चीज हमें सिमेट्री से दिख रही है। दूसरा, इसके अंदर क्या होगा, पी स्टील। तो अब बताइए मुझे, समेशन एफ वाई अगर करेंगे आप, समेशन एफ वाई अगर यहाँ से आप देखेंगे तो बेसिकली जितना हमारे पास इस हॉरिजॉन्टल प्लेट के लिए जितना हमारे पास फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या हो जाएगा, फॉर हॉरिजॉन्टल प्लेट, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये P इक्वल टू पी कॉपर प्लस पी स्टील प्लस पी कॉपर, तो यहाँ से 2 टाइम्स लिख सकते हैं, तो P इक्वल टू 2p कॉपर प्लस पी स्टील, ठीक है। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या, हमें पी कॉपर की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें निकालनी सिग्मा कॉपर की, तो हम इसे सिग्मा के टर्म्स में लिखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पी कॉपर मतलब सिग्मा कॉपर इंटू ए कॉपर, ठीक है, प्लस पी स्टील मतलब सिग्मा स्टील इंटू ए स्टील बराबर है पी कितना है 500 किलो न्यूटन 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक तो हमने अजम्पशन जो सेकंड लिया था वो पी का हो गया था, अब जो फर्स्ट अजम्पशन था हमारा वो क्या था, Δ1 इक्वल टू Δ2। तो यहाँ पर जो Δ1 है मतलब अगर मैं कॉपर की बात करता हूँ तो इसमें भी जितना डिफॉर्मेशन आएगा, मान लीजिए मैं इसे यहाँ तक दिखा रहा हूँ कि ये इसकी फाइनल पोजीशन है, तो जितना डिफॉर्मेशन इसमें आया, जितना डिफॉर्मेशन कॉपर में यहाँ पर आया Δ1, उतना ही डिफॉर्मेशन का वैल्यू यहाँ पर भी रहेगा Δ1, ठीक है। तो कॉपर के हिसाब से Δ1 और स्टील के हिसाब से मैंने ले लिया Δ2, ठीक है। इसमें जितना कॉपर में Δ1 आएगा वो वैल्यू तो सेम होगी ना, PL/E, पी कॉपर L लेंथ अपॉन AE, सब कुछ सेम है, एज कंपेयर टू दिस सब कुछ सेम है, तो Δ1 की मैग्नीट्यूड सेम होंगे और Δ2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट उसकी जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग नोटेशन से रखी जाएंगी, जो उसकी वैल्यूज हैं वो अलग अलग नोटेशन से रखी जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सिग्मा कॉपर इक्वल टू सिग्मा स्टील, बात क्लियर है, ऐसा नहीं है कि 2 सिग्मा कॉपर वो सॉरी डेल्टा कॉपर इक्वल टू डेल्टा स्टील, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 2 डेल्टा कॉपर, 2 क्यों, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर Δ1 इक्वल टू Δ2, सीधा इन चीजों से आपको रिलेशन दिख रहा है, ये कोई समेशन थोड़ी हो रहा है, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मतलब यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल बार है वो हॉरिजॉन्टल ही रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि हमारा यही तो अजम्पशन है, बबलिंग नहीं आएगी उसमें, ठीक है। तो डेल्टा कॉपर क्या हो गया, पी कॉपर इंटू एल कॉपर अपॉन ए कॉपर इंटू ई कॉपर इक्वल टू पी स्टील इंटू ए स्टील अपॉन एल स्टील अपॉन ए स्टील इंटू ई स्टील, ओके। सो यहाँ पर अब हम देखते हैं, फाइनली हमें सिग्मा चाहिए, तो सिग्मा कॉपर इंटू एल, लेंथ कितनी है कॉपर की 300, स्टील की लेंथ कितनी है 400, ध्यान दीजिएगा स्टील की लेंथ कितनी है, स्टील की 300 प्लस 100 मतलब 400, एमएम में रखो, एक चीज रखो न्यूटन में और दूसरा रखो एमएम में, ठीक है। तो अगर हम ये रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा कॉपर इंटू लेंथ कितनी है यहाँ पर 300 कॉपर की एमएम में डिवाइडेड बाई ई कॉपर हमने लिखा है 1.2 इंटू 10⁵ इक्वल टू यहाँ पर देख लेते हैं, इक्वल टू यहाँ पर देख लेते हैं पी स्टील अपॉन ए स्टील, सिग्मा स्टील इंटू एल स्टील कितना है 400 डिवाइडेड बाई ई स्टील हमने कितना लिया हुआ है 2 इंटू 10⁵। तो इसे अगर हम सोल्व करते हैं, तो हमारे पास आता है सिग्मा स्टील इक्वल टू 1.25 इंटू सिग्मा कॉपर, सिग्मा स्टील इक्वल टू 1.25 इंटू सिग्मा कॉपर। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आया, ये हमारे पास दूसरा रिलेशन आया, ये एक है ये दूसरा है, दो अननोन है, ठीक है। ए स्टील ए कॉपर की वैल्यू आप रख लेंगे इजीली 2000 एंड 1000, तो हमारे पास दो अननोन है, दो इक्वेशंस है, तो हमारे पास फाइनली जो हमारे पास आंसर आ जाएंगे वो आंसर आ जाएंगे सिग्मा स्टील इक्वल टू 138.89 न्यूटन पर mm स्क्वायर,
ठीक है। ऐसे ही अगर हम सिग्मा कॉपर की बात करेंगे तो सिग्मा कॉपर इक्वल टू 111.11 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये जो हमने किया है ये फाइनली हमने आउटकम मैंने आपको बताया, क्यों? क्योंकि मुझे इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट्स को सिखाना है, ना कि कैलकुलेशन कैसे होती है ये सिखाना है। ठीक है, तो मैंने आपको आउटकम बताया, आप कैलकुलेट करेंगे और आप कैलकुलेट करके उसके आंसर्स को मैच करेंगे। क्लियर? ठीक है, क्लियर यहाँ पर? ठीक, तो यहां से हमने फाइनली इस चीज को समझा कि ये बेसिकली है क्या, किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को लगाते हैं। ठीक है, आपको अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ और जानना होगा तो आप इस कमेंट्स में लिख सकते हैं। साथ में टेलीग्राम पर जाकर आप यहाँ पर आप अपने वेरियस क्वेरीज को वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम का टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, साथ में आप अगर आपको और ज़्यादा इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में और ज़्यादा डेप्थ में समझना है तो आप ऐप पर जाकर वीडियो भी देख सकते हैं। ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी आपको क्वेरी होती है तो आप प्लीज़ यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सारी चीज़ों की क्वेरीज को, क्वेश्चंस को, जितने भी आप क्वेश्चंस करते हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर टैकल कर लेंगे। ठीक है, तो फर्दर आप आगे क्वेश्चंस लगाइएगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी आती है तो पूछिएगा। ठीक है।